गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हो? आई होप यू आर फाइन एंड डूइंग योर स्टडी। आज हम पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 2 भारतीय संविधान में अधिकार पढ़ेंगे। अधिकार मतलब जो हमें मौलिक अधिकार प्राप्त हुए हैं भारतीय संविधान के अंदर, जो 6 मौलिक अधिकार हैं उसके बारे में। मौलिक अधिकार, सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि मौलिक अधिकार होते क्या हैं। मूल अधिकारों की व्यवस्था संविधान भारतीय संविधान की एक मुख्य विशेषता है। मूल अधिकारों की व्यवस्था जो संविधान में की गई है वो भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता है। मूल अधिकार उन अधिकारों को कहा जाता है जो व्यक्ति के जीवन के लिए मौलिक एवं अपरिहार्य होने के कारण संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं। यानी कि एक जीवन जीने के लिए एक तरीके से मनुष्य को अपने जीवन को विकसित करने के लिए, विकास करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए जो हमें मूल अधिकार होने चाहिए, जिसके बेस पर हम अपने जीवन का विकास कर सकते हैं, वो हमें मौलिक अधिकार हैं और जिन्हें सामान्यतः राज्य द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जाता, यानी उनमें राज्य का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। दूसरे शब्दों में कहें तो ये एक ऐसे अधिकार हैं जो व्यक्ति के व्यक्तित्व के पूर्ण विकास के लिए आवश्यक है, यानी इनके बिना मनुष्य अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर सकता और जिनके बिना मनुष्य अपना पूर्ण विकास नहीं कर सकता। उनको आवश्यक है, जब मूल अधिकार मिलेंगे तभी उनके जीवन का विकास कर सकते हैं, यानी वो अपनी प्रगति के बारे में, अपनी प्रगति के अधिकार हैं मूल अधिकार एक प्रकार से कि हम अपने जीवन का विकास कर सकें, उन्नति कर सकें। संविधान द्वारा दिए गए इन अधिकारों को कई कारणों से मौलिक अधिकार कहा जाता है। यानी मौलिक अधिकार कहने का कारण क्या है, तो इसमें प्रथम कारण है व्यक्ति के पूर्ण नैतिक, भौतिक एवं मानसिक विकास के लिए ये अधिकार जरूरी हैं। यानी ये अधिकार उन्हें प्राप्त होंगे तभी वो अपने नैतिक विकास कर सकते हैं, भौतिक विकास कर सकते हैं और मानसिक विकास कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे अधिकार हैं जो हमें हमारे विकास के लिए आवश्यक हैं। अगर ये अधिकार नहीं मिले, अगर इन पर प्रतिबंध लगा दिया जाए तो मनुष्य अपने जीवन का विकास नहीं कर सकता। ये अधिकार अत्यंत आवश्यक है, इनके अभाव में उनके व्यक्तित्व का विकास अवरुद्ध हो जाता है, रुक जाता है। दूसरा कारण है, इन अधिकारों को मौलिक अधिकार इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्हें देश की मौलिक विधि यानी कानून अर्थात संविधान में स्थान दिया जाता है और संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया के अतिरिक्त इनमें किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया जाता। यानी कि इन्हें जो हमारे कानून है, न्यायालय है, वो भी इन पर प्रतिबंध नहीं लगा सकते। ये हमारे अधिकार हैं, इनके अभाव में मनुष्य अपने जीवन का विकास नहीं कर सकता, इसलिए इन्हें मूल अधिकार कहा जाता है। तीसरा कारण है मूल अधिकार क्यों कहा जाता है, इसका तीसरा कारण ये है, मूल अधिकारों का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। विधानमंडल, कार्यपालिका तथा बहुमत दल द्वारा उनका अतिक्रमण नहीं किया जा सकता। यानी कि हमारी संसद और हमारी पार्लियामेंट, इसमें किसी प्रकार का लेजिस्लेटिव असेंबली और पार्लियामेंट किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं कर सकती, किसी प्रकार का रोक नहीं कर सकती। ये मनुष्य के जीवन के विकास के लिए अति आवश्यक है। चौथा कारण है मूल अधिकार क्यों कहा जाता है, मूल अधिकार न्याय योग्य होते हैं, यानी इनको न्यायालय में हम पेश कर सकते हैं। अगर हमारे मूल अधिकारों का कोई हनन करता है तो हम सीधा के सीधा सुप्रीम कोर्ट में जाकर अपनी याचिका दाखिल कर सकते हैं तथा ये वे सभी नागरिकों को समान रूप से प्राप्त होते हैं। इसमें ये अधिकार हैं, चाहे वो किसी जज का बेटा हो या गरीब का, उन सबको ही ये बराबर रूप से प्राप्त है। यानी सभी अधिकारों को, सभी नागरिकों को ये अधिकार बराबर रूप से प्राप्त होते हैं। सभी सार्वजनिक प्राधिकारी उनका अनुकरण करने के लिए बाध्य होते हैं कि जो भी सार्वजनिक अधिकारी होती हैं, अगर वे इसका पालन नहीं करते तो हम उनके खिलाफ याचिका दायर कर सकते हैं। साधारण कानूनी अधिकारों तथा मौलिक अधिकारों में मुख्य अंतर यह है कि जहाँ पर साधारण कानून अधिकारों की साधारण कानून के अनुरूप लागू किया जाता है तथा उनकी रक्षा की जाती है, कि साधारण कानून है, अगर जैसे ट्रैफिक रूल हमें फॉलो नहीं किया, एक साधारण कानून है तो उसके खिलाफ हम
हमें पनिशमेंट दी जा सकती है, हमें फाइन लगा सकते हैं। तो ये ऐसे नहीं है, क्योंकि ये वो अधिकार है जिनका हम किसी प्रकार से, जो हमारी न्यायालय है वो इसका अतिक्रमण नहीं कर सकता और उनकी रक्षा की जाती है। मौलिक अधिकारों को देश के संविधान द्वारा सुरक्षित किया जाता है, ये हमारे संविधान में दिया गया है। अगर इनका जरा सा भी कोई उल्लंघन करता है तो हम सीधा सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका दायर कर सकते हैं। साधारण कानून अधिकारों में विधानमंडल द्वारा परिवर्तन किया जा सकता है, लेकिन मौलिक अधिकारों में किसी प्रकार का परिवर्तन करना संभव नहीं। ये संविधान में परिवर्तन करना होता है, तभी इनमें कुछ परिवर्तन हो सकता है। संशोधन के द्वारा ही एक साधारण कानून को विधानपालिका चेंज नहीं कर सकती। मानव इतिहास में सर्वप्रथम 1789 को फ्रांस की राष्ट्रीय सभा ने मानवीय अधिकारों की घोषणा की थी। यानी सबसे पहले मानव अधिकार हैं वो कहाँ दिए गए? फ्रांस में दिए गए 1789 में इनकी मांग की गई। और राजनीतिक विज्ञान को क्रांतिकारी सिद्धांत दिया, यानी ये एक राजनीति में क्रांतिकारी सिद्धांत हुआ मौलिक अधिकार, जो किसने दिया? फ्रांस ने। तब से मानवीय अधिकारों का महत्व इतना अधिक बढ़ गया है कि आधुनिक युग में शायद ही कोई ऐसा लोकतांत्रिक व्यवस्था होगी जहां मौलिक अधिकार नहीं दिए गए हो। यानी मौलिक अधिकार, अगर लोकतंत्र है तो वहां लोगों को मौलिक अधिकार अवश्य दिए जाते हैं। इन मानवीय अधिकारों को स्थान नहीं दिया गया, ऐसा कोई लोकतंत्र नहीं है। भारत में मौलिक अधिकारों की मांग सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक ने 1895 में की थी। इसके बाद 1918 में कांग्रेस के एक अधिवेशन में ये मांग की गई कि भारतीय अधिनियम 1918 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, तो उसमें मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी कि जो ब्रिटिश द्वारा 1919 का अधिनियम आए, भारतीयों को उसमें मौलिक अधिकार दिए जाए। लेकिन इसकी तरफ ब्रिटिश सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। 1925 में श्रीमती एनी बेसेंट ने ब्रिटिश सरकार से भारतीयों के लिए अनेक मौलिक अधिकारों की मांग की। यानी 1925 में श्रीमती एनी बेसेंट ने इसकी मांग की। सन 1928 में नेहरू समिति ने अपनी रिपोर्ट में भारतीयों के लिए ब्रिटिश शासन के अनेक मौलिक अधिकारों की मांग की थी। नेहरू रिपोर्ट एक पहला ब्लूप्रिंट है भारतीय संविधान का, जो भारतीयों द्वारा लिखा गया था, भारतीयों द्वारा बनाया गया एक संविधान था। उसमें भी मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी। इन अधिकारों के विषय में विचार लंदन में हुए गोलमेज सम्मेलन, 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे लंदन में 1930, 31 और 32 में। उनमें भी भारतीयों के लिए अधिकारों की मांग की गई थी। भारत सरकार अधिनियम 1935 में कुछ अधिकारों को सीमित रूप से मान्यता दी गई। सबसे पहले 1935 में कुछ अधिकार दिए गए थे। सन 1946 में जब संविधान सभा गठित हो गई तो मौलिक अधिकारों के संबंध में संप्रभु समिति ने अपने प्रतिवेदन में कहा, हमारे विचार से भारतीयों की विशेष परिस्थितियों में ये बहुत जरूरी है कि नए संविधान में मौलिक अधिकार अवश्य शामिल किए जाए। क्योंकि भारतीय संविधान की जो संविधान सभा का गठन 1946 में हुआ था, तो उस समय ये मांग की गई थी भारतीयों के लिए मौलिक अधिकार को संविधान में शामिल किया जाना चाहिए, जिससे देश का अल्पसंख्यक वर्ग को सुरक्षा की गारंटी दी जा सके। यानी जो कमजोर वर्ग है वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करे। साथ ही साथ देश के विधानमंडल, प्रशासनिक विभाग और न्यायालयों में एक समान कार्रवाई की जा सके। जब हमें मौलिक अधिकार प्राप्त होते हैं तभी हम अपने प्रशासनिक विभागों और न्यायालयों में एक समान कार्रवाई की मांग कर सकते हैं। फिर भी भारत में स्वतंत्र होने से पहले मौलिक अधिकार देश के नागरिकों को प्राप्त नहीं थे, यानी आज़ादी से पहले उन्हें प्राप्त नहीं हुए थे। नए संविधान ने ही अपने तीसरे भाग यानी पार्ट 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई है। जो अब हमारा संविधान है उसमें भाग 3 में और अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक हमें 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। तो आज हमने पढ़ा कि मौलिक अधिकार क्या है और वो कहाँ से कहाँ तक हमारे संविधान में शामिल किए गए, किस प्रकार से शामिल किए गए। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।